आज हम इतिहास के एक ऐसे जख्म की बात करेंगे जो 100 साल बाद भी शायद हरा महसूस होता है। एक ऐसा दिन जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का जो रुख था उसे हमेशा के लिए मोड़ दिया। हमारा विषय है जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके पीछे की वजह दमनकारी रॉलेट एक्ट। हमारे पास द जालियांवाला बाग मैसेकर एंड रॉलेट एक्ट हिस्ट्री शीर्षक वाले दस्तावेज के कुछ अंश हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और घटनाएं दोहराना नहीं है, बल्कि उस पूरी कड़ी को समझना है। कैसे एक कानून के शब्द कागज से उतरकर हजारों लोगों के लिए मौत का फरमान बन गए। चलिए इस दर्दनाक अध्याय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी। ये उस मानसिकता का नतीजा था जो मानती थी कि साम्राज्य को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाना जायज है। ये कहानी है भरोसे के टूटने की और एक राष्ट्र के जाग उठने की। तो कहानी की शुरुआत उस कानून से करते हैं जो इस पूरी त्रासदी की जड़ में था, रॉलेट एक्ट 1919। इसका नाम तो बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन इसके अंदर के प्रावधान कितने असाधारण थे। इसका जो आधिकारिक नाम था वो था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था। असल में वो क्या ना, अंग्रेज सरकार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू किए गए भारत रक्षा अधिनियम को स्थायी बनाना चाहती थी। अच्छा। वो युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन उन्हें डर था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ेंगी तो उसे कुचलने के लिए उन्हें एक स्थायी हथियार चाहिए था। मतलब युद्ध के समय की जो इमरजेंसी पावर्स थी उन्हें शांति के समय में भी लागू करने की एक कोशिश। हाँ बिल्कुल। और इसकी सबसे खतरनाक बात क्या थी? मैंने पढ़ा है कि इसने सरकार को लगभग असीमित शक्तियां दे दी थीं। हाँ, और यही सबसे बड़ी वजह थी जिसके कारण इसका इतना विरोध हुआ। बिल्कुल, इतना विरोध हुआ। इस कानून के तहत सरकार सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को किसी को भी बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद कर सकती थी। प्रेस की आज़ादी पर कड़े पहरे लगा दिए गए थे। आप सरकार के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। मतलब न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील। जी, ये तो किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा हनन था। बिल्कुल। ये सिर्फ गिरफ्तारी का कानून नहीं था, ये डर पैदा करने का एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। ये हर भारतीय को ये संदेश दे रहा था कि अगर आपने आवाज उठाई तो आपको गायब किया जा सकता है और कानून भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। और इसी डर के माहौल के खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज उठाई। जी। और यहीं से गांधी जी के पहले राष्ट्रव्यापी आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत होती है। ये किस तरह का विरोध था? यह पूरी तरह से अहिंसक था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वो काम पर ना जाएं, दुकानें बंद रखें और शांतिपूर्ण तरीके से इस काले कानून का विरोध करें। और ये पहली बार था जब पूरा भारत एक साथ किसी मुद्दे पे खड़ा हो रहा था। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन पूरे भारत में से पंजाब इस विरोध का केंद्र क्यों बन गया? वहां हालात इतने ज्यादा क्यों बिगड़े? इसके पीछे कुछ गहरी वजह थी। पहली, पंजाब ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना को सबसे ज्यादा सैनिक दिए थे। तो जब युद्ध के बाद इनाम के तौर पर उन्हें अधिकार मिलने की उम्मीद थी, तो उन्हें मिला रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी कानून। अच्छा, तो एक धोखे और गुस्से की भावना थी। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, उस समय पंजाब में राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और इसी माहौल में 9 अप्रैल को कुछ ऐसा हुआ जिसने आग में घी डालने का काम किया। 2 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, है ना? हाँ, अमृतसर के 2 बहुत लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े प्रतीक थे और रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे थे। और ब्रिटिश सरकार उनकी लोकप्रियता से और इस एकता से घबरा गई। 9 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया और वहीं से उन्हें गिरफ्तार करके किसी अज्ञात जगह पर भेज दिया। ये तो सीधी सीधी उकसाने वाली कार्रवाई थी। इसका असर क्या हुआ? इसका असर बहुत विस्फोटक हुआ। अगले दिन 10 अप्रैल को हजारों की तादाद में निहत्थे लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। हाँ, अपने नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए डिप्टी कमिश्नर के बंगले की तरफ एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने उन पर गोली चला दी। इसके बाद हिंसा भड़क उठी और कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ अंग्रेज भी मारे गए। और बस इसी बहाने का इंतजार ब्रिटिश प्रशासन कर रहा था। बिल्कुल।
शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और कमान सौंपी गई ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को। और इसी तनाव के माहौल में सिर्फ 3 दिन बाद 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन आता है। ये पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार है। हाँ, और यही इस दिन को और भी ज्यादा दुखद बना देता है। बैसाखी की वजह से आसपास के गांवों से हजारों लोग अमृतसर आए थे। किसान, व्यापारी, परिवार, बच्चे। इनमें से कई लोग जलियांवाला बाग में सिर्फ त्योहार मनाने और घूमने फिरने के लिए इकट्ठे हुए थे। मतलब वो सब के सब राजनीतिक प्रदर्शनकारी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुतों को तो ये पता भी नहीं था कि शहर में किसी भी तरह की सभा पर पाबंदी लगी हुई है। 1 मिनट, ये बात तो पूरी तस्वीर ही बदल देती है। मतलब ये कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, ये एक तरह से मेला था। लोगों को पता भी नहीं था कि वो कोई कानून तोड़ रहे हैं। सही बात है, ये तो धोखे से मारने जैसा हुआ। और तभी जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचता है। गोरखा सैनिकों के साथ? हाँ, गोरखा सैनिकों के साथ। जलियांवाला बाग उस समय चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक मैदान था और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक मुख्य रास्ता था जो काफी संकरा था। और डायर ने आते ही क्या किया? उसने आते ही उस एकमात्र मुख्य रास्ते को अपनी फौजी गाड़ियों और सैनिकों से बंद कर दिया, ताकि कोई बाहर ना निकल सके। कोई भी नहीं। और उसने वहां मौजूद निहत्ती भीड़ को तितर-बितर होने की कोई चेतावनी नहीं दी, कोई ऐलान नहीं किया। उसने सीधे अपने सैनिकों को उन लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया जो शांति से बैठे थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बूढ़े भी शामिल थे। अविश्वसनीय, मतलब लोगों को भागने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। हताहतों की संख्या को लेकर भी तो बहुत बड़ा विवाद है ना? हाँ, और ये ब्रिटिश सरकार की क्रूरता के बाद उनकी असंवेदनशीलता को भी दिखाता है। आधिकारिक ब्रिटिश आंकड़ा कहता है कि 379 लोग मारे गए और करीब 1200 घायल हुए। बस 379? हाँ, बस। लेकिन कांग्रेस द्वारा बनाई गई समिति और दूसरे भारतीय स्रोतों के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। 1000 से ज्यादा? जी। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। कई लोगों ने गोलियों से बचने के लिए बाग के अंदर बने एकमात्र कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गए। बाद में उस कुएं से ही 100 से ज्यादा लाशें निकाली गईं। सोचना भी मुश्किल है, इस एक घटना ने पूरे देश को कैसे झकझोरा होगा। तो क्या ये कहना सही होगा कि इस नरसंहार ने भारत की आजादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया? ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक मोड़। हाँ, यहां से कहानी पूरी तरह पलट गई। इससे पहले तक बहुत से भारतीयों को, यहां तक कि गांधी जी को भी, ब्रिटिश न्याय प्रणाली में थोड़ा बहुत विश्वास था। उन्हें लगता था कि अगर हम अपनी बात सही तरीके से रखेंगे तो सरकार सुनेगी। लेकिन इस एक घटना ने उस विश्वास को चकनाचूर कर दिया। इसने दिखा दिया कि ब्रिटिश हुकूमत अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने ही बनाए कानूनों और नैतिकता को किसी भी हद तक रौंद सकती है। तो इस घटना ने प्रतिरोध को दबाने की जगह उसे और भड़का दिया। इसने प्रतिरोध को एक नई दिशा दे दी। यही वो घटना थी जिसने 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन की नींव रखी। लोगों को समझ आ गया कि अब याचना करने का समय खत्म हो गया है, अब असहयोग करना होगा। और इसने पूरे देश को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया। हाँ, एक ऐसे धागे में पिरो दिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। व्यक्तिगत स्तर पर भी इसका बहुत गहरा असर हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो अपनी नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। हाँ, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। टैगोर तब तक नोबेल पुरस्कार जीत चुके थे और दुनिया में भारत की सबसे बड़ी साहित्यिक आवाज थे। उन्होंने वाइसरॉय को एक चिट्ठी लिखी जो आज भी पढ़ी जानी चाहिए। उन्होंने लिखा कि अब समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के इस माहौल में हमारी शर्म को और बढ़ाते हैं। और गांधी जी ने भी अपना कायसेरे हिंद का मेडल लौटा दिया था। जी। ये सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर्स नहीं थे, ये भारत की आत्मा की तरफ से ब्रिटिश साम्राज्य को एक खुला संदेश था कि अब बस बहुत हुआ। जाहिर है दुनिया भर में इस घटना की आलोचना हुई होगी। तो दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? क्या कोई जांच कमेटी बनाई गई? हाँ, उन्होंने अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया। लेकिन वो तो बस एक दिखावा था, सही कहूं तो। बिल्कुल दिखावा ही साबित हुआ। आयोग ने 1920 में अपनी रिपोर्ट दी और उसमें जनरल डायर के काम की निंदा तो की, उसे कर्तव्य की एक गलत धारणा और गंभीर भूल बताया। लेकिन इसमें एक लेकिन जरूर होगा। बिल्कुल। लेकिन आयोग ने डायर के खिलाफ किसी भी तरह की सजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश नहीं की। क्या? उसे बस ड्यूटी से हटा दिया गया और वो वापस इंग्लैंड चला गया। ये तो अविश्वसनीय है। एक आदमी हजारों निहत्थे लोगों की मौत का जिम्मेदार है और उसे कोई सजा नहीं मिलती। और बात यहीं खत्म नहीं होती।
इंग्लैंड में इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई ये सुनिए। बताइए। जब डायर इंग्लैंड पहुंचा तो वहां का एक बड़ा तबका, खासकर कंजर्वेटिव पार्टी और साम्राज्यवादी सोच वाले लोग, उसे साम्राज्य के रक्षक और पंजाब के उद्धारकर्ता के रूप में देख रहे थे। रक्षक? हाँ, मॉर्निंग पोस्ट जैसे अखबारों ने उसके सम्मान में हजारों पाउंड का चंदा इकट्ठा किया। मतलब ब्रिटेन में बैठे कई लोगों के लिए भारतीयों की जान की कोई कीमत ही नहीं थी। इससे ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक ऑफिसर की गलती नहीं थी, इसके पीछे एक नस्लवादी और साम्राज्यवादी मानसिकता काम कर रही थी। जाहिर है कांग्रेस ने इस हंटर आयोग की रिपोर्ट को नहीं माना होगा। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को लीपापोती कहकर खारिज कर दिया और अपनी एक अलग गैर सरकारी जांच समिति बनाई। अच्छा, अपनी अलग जांच समिति? हाँ, इसमें मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, CR दास जैसे बड़े नेता थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में डायर के कामों को अमानवीय करार दिया और कहा कि पंजाब में मार्शल लॉ लगाना ही गैर जरूरी और अन्यायपूर्ण था। इस पूरी कहानी में एक और किरदार है जिसके बिना ये दास्तान अधूरी है, उधम सिंह। वो इस तस्वीर में कहाँ आते हैं? उधम सिंह इस हत्याकांड का वो जिंदा घाव हैं जो 21 साल तक रिश्ता रहा। वो एक अनाथ थे और जलियांवाला बाग की घटना के दिन वहीं मौजूद थे और लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से उस पूरे नरसंहार को देखा था। तो उन्होंने उसी दिन प्रण लिया कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। हाँ, उसी दिन। और उन्होंने अपना बदला कैसे लिया? उन्होंने जनरल डायर को निशाना बनाया? नहीं, और ये बहुत दिलचस्प है, उन्होंने अपना निशाना बनाया माइकल ओडायर को। माइकल ओडायर को? क्यों? देखिए, जनरल डायर वो था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन माइकल ओडायर उस समय पूरे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। पंजाब में दमनकारी नीतियां लागू करने और जनरल डायर के एक्शन को सही ठहराने वाला जो असली दिमाग था वो ओडायर का था। अच्छा, तो उधम सिंह के लिए असली अपराधी वो था? हाँ, जिसने इस पूरी सोच को जन्म दिया। तो उन्होंने 21 साल इंतजार किया? हाँ, 21 साल। ये उनके संकल्प की गहराई को दिखाता है। 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर एक सभा में भाषण दे रहा था। उधम सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने उसे गोली मार दी। और उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की? नहीं, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसका अंजाम क्या हुआ? उन पर मुकदमा चला और 1940 में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी अस्थियां भी दशकों बाद 1974 में भारत वापस लाई जा सकी। उधम सिंह की कहानी इस बात का प्रतीक है कि जलियांवाला बाग का दर्द सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, ये एक व्यक्तिगत त्रासदी थी जो पीढ़ियों तक लोगों के सीने में जलती रही। तो आज हमने देखा कि कैसे एक काला कानून एक राष्ट्रव्यापी विरोध को जन्म देता है और कैसे उस विरोध को कुचलने की एक क्रूर कोशिश आज़ादी की लड़ाई की आग को और भड़का देती है। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कीलों में से एक था। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि जब सत्ता निरंकुश हो जाती है और अपने ही नागरिकों को दुश्मन समझने लगती है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। ये अहिंसक प्रतिरोध की ताकत और न्याय के लिए एक राष्ट्र के लंबे और कठिन संघर्ष की कहानी है जो आज भी प्रासंगिक है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोतों में हमने 2 रिपोर्टों का जिक्र किया, एक ब्रिटिश हंटर आयोग की और दूसरी कांग्रेस की। एक ही घटना, एक ही तथ्य, लेकिन निष्कर्ष जमीन आसमान के। हाँ, एक रिपोर्ट कहती है ये गंभीर भूल थी, दूसरी कहती है ये अमानवीय नरसंहार था। ये हमें इस गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि इतिहास आखिर है क्या? क्या वो महज तथ्यों का संग्रह है या ये इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है, शासक या शासित?